जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स 31 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 30 मार्च 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30 मार्च 2023? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य ने 30 मार्च 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया। हर साल 30 मार्च को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया, तो आप बताएंगे 73 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। जयपुर के जो महाराजा, इनका नाम है सवाई मान सिंह, ये यहाँ के राज प्रमुख बने थे 30 मार्च 1949 को। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो इनका नाम है हीरालाल शास्त्री जी। क्या नाम है? हीरालाल शास्त्री जी। अब बहुत सारे मैं आपको राजस्थान राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो आप बताएंगे ये राजस्थान राज्य है। और जनसंख्या के मामले में 7वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, और ये सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान को हम क्या बोलते हैं? हम इसे राजाओं की भूमि बोलते हैं, इसीलिए हम इसे राजस्थान बोलते हैं। अब भाई राजस्थान राज्य की लोकेशन को देखते हैं, तो राजस्थान यहां पर आपको दिख रहा है। राजस्थान की जो बाउंड्री है पाकिस्तान देश से मिलती है, तो एक देश, इसका पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, इसकी सीमा को छूता है। 5 राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। पहला गुजरात है, दूसरा आपको याद रखना मध्य प्रदेश है, तीसरा पंजाब है, चौथा हरियाणा है और 5वां यूपी है। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और रिजर्व की बात करते हैं, तो यहां पर आपको याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये सब कहां पर है? राजस्थान में। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है कलराज मिश्रा। क्या नाम है? कलराज मिश्रा। दोस्तों थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कहां पर है? राजस्थान में है। लगभग 61% जो थार रेगिस्तान है इसने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, 61%, याद रहेगा आपको। दोस्तों राजस्थान में मैं आपको कुछ शहरों के उपनाम बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को, और सफेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। और जोधपुर जो है इसे सन सिटी बोला जाता है और इसे ब्लू सिटी बोला जाता है। दोस्तों मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। 31 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहां पर हम पढ़ रहे हैं। यहां पर आपको मिलेगा ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एक क्लास मिल रही है। 25 से 30 मिनट में करंट अफेयर्स के साथ जीके दोनों सब कुछ कंप्लीट होगा एक ही क्लास में। ओके, और पीडीएफ भी आपको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। सुबह 6 बजे आप सभी को लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। दोस्तों मैं कैसे हार जाऊं तकलीफों के आगे, मैं कैसे हार जाऊं तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की के आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं। तो दोस्तों आपको अपने माँ बाप के लिए काम करना है। उन्होंने इतना पाला पोसा बड़ा किया, आप उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि वो भी कहे मेरा बेटा, मेरी बेटी आज इतने बड़े पद पे है, आज ये काम कर रहे हैं। आपको उनका नाम रोशन करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एशियाई हॉकी महासंघ ने किसे 2 साल के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन एज द एथलीट एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर 2 years? तो फ्रेंड्स इनका नाम है सलीमा टेटे। क्या नाम है इनका? सलीमा टेटे। आपको याद रखना है। इमेज में आप देख पा रही हैं सलीमा टेटे। इन्हें 2 साल के लिए क्या बनाया गया है?
एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। दोस्तों इनको बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मान भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है। 24 मार्च 2023 को AHF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें दिया गया है। ठीक है, 2022 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हें अभी हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात हमने की है AHF की, यानी एशियाई हॉकी महासंघ की। तो आइए इसके रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? दातो फूमियो उगुरा। इसका गठन कब हुआ? 1958 में, और टोक्यो जापान में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय भी प्रेजेंट में मलेशिया में है, कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी किसने की है? Who has hosted the meeting of National Security Advisor of SCO? तो फ्रेंड्स भारत ने, इसका राइट आंसर क्या है? भारत ने SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी की है। आपको यह बात याद रखना है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स में बताया है कि SCO की जो बैठक है इस साल कहां पर होने वाली है? हमारे भारत में होने वाली है। G20 की भी बैठक कहां पे होने वाली है? हमारे भारत में होने वाली है। पिछले वर्ष उज्बेकिस्तान में हुई थी। दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है किसने की है? भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनका नाम है अजीत डोभाल। ये कहते हैं हमें टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, और जो भी इनको फाइनेंस कर रहा है, वित्त पोषित कर रहा है, उनको रोकना है, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमारी बनी रहे। क्लियर है? देखिए SCO की बात करें तो SCO की स्थापना कब हुई है? 2001 में SCO की स्थापना हुई है। प्रेजेंट में इसमें 8 मेंबर है। ईरान को इस साल शामिल किया जाएगा। ईरान ने MOU साइन कर लिया है, लगभग उसको शामिल कर लिया जाएगा। इतने 8 देश इसमें शामिल हैं। अब आपको इनका नाम याद करने की बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक बता रहा हूं। तो आपको याद रखना है इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान, यानी भारत का ट्रक हमने भेज दिया पाकिस्तान। सनी देओल को आपने सुना होगा, वो मैं निकला गाड़ी लेके पाकिस्तान, वो पहुंच गए। तो इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान। तो देखिए यहां पे आपको याद रखना है इंडियन, तो इंडियन से तो आपको इंडिया याद रहेगा, T से आपको तजाकिस्तान, R से रशिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K2 आपको याद रखना है, 2 बार के आपको याद रखना है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, और 8वां देश है पाकिस्तान। ये 8 देश आपको याद रखना है। 9वां देश ईरान हो सकता है, इसने MOU साइन किया है। अब इस साल इसकी घोषणा हो जाएगी कि ईरान इसका सदस्य बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। दोस्तों SCO में भारत कब शामिल हुआ है? 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको 8 देशों का नाम ट्रिक के साथ याद करा दिया है। दोस्तों SCO की जो अध्यक्षता है भारत ग्रहण कर रहा है, मैंने आपको बताया। देखिए SCO में अभी 4 ऑब्जर्वर स्टेट है, 4 यहां पर ऑब्जर्वर स्टेट है, वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक हैं, इनको भी सदस्यता धीरे धीरे करके दे दी जाएगी। मैंने आपको ये बात बताई है। अब सवाल ये उठता है कि SCO की स्थापना हम क्यों किए? तो SCO की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सैन्य संगठन मजबूत करना। इसका लक्ष्य है शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग गड़बड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये 4th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए। शिक्षा मंत्रालय ने PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे हम बोलते हैं PM श्री योजना, इसके लिए कितने स्कूलों का चयन किया है? हाउ मेनी स्कूल्स हैव बीन सिलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर PM स्कूल फॉर राइजिंग PM श्री स्कीम? तो 9000 स्कूलों को यहां पर चयनित किया गया है। दोस्तों PM श्री स्कूल हमने यहां पर क्यों PM श्री योजना के तहत इनको सिलेक्ट किया है? तो उसके पीछे रीजन है, हम इन स्कूलों को बहुत ही एडवांस्ड बना देंगे, हम इनके मॉडल को चेंज कर देंगे। आने वाला जो जनरेशन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हमारे जो आने वाला जो बच्चा है
जो हमारा भविष्य है उसको हर तरह की ऐसी नॉलेज देना है ताकि वो आने वाली टेक्नोलॉजी को आसानी से अडॉप्ट कर सके। तो पीएम श्री योजना का ये उद्देश्य है और इसे शिक्षा मंत्रालय ने इसको 9000 स्कूलों को चयन किया है। बहुत सारे स्कूलों से सिलेक्ट किया है। हमारे भारत में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं। उन 2.5 लाख सरकारी स्कूलों से 9000 स्कूलों का चयन किया गया है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका उद्देश्य छात्रों को ज्ञान संबंधी विकास प्रदान करना, उनकी जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है उसको डेवलप करना। ठीक है, देखिए पीएम श्री स्कूल की बात आ रही है, पीएम श्री योजना की बात आ रही है। तो पीएम श्री योजना की स्थापना कब हुई? 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे क्या किया गया? अप्रूव किया गया। और इसका मकसद है एक आधुनिक, एक इंटीग्रेटेड माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब प्रेजेंट में अभी भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5th क्वेश्चन है, टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है नवीन जिंदल, जो कि जिंदल जो ग्रुप है भारत में स्टील मैन्युफैक्चरर यानी स्टील का उत्पादन करता है, स्टील का प्रोडक्शन करता है। नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने यह अवार्ड दिया है। दोस्तों, जिंदल यूनिवर्सिटी के इतिहास में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इतना बड़ा प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। दोस्तों, इसके पहले जो है अमेरिकी तुर्की जैव विज्ञानी, इनका नाम है अजीज सेंकर, इनको यह सम्मान दिया गया था 1977 में। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जिंदल इसके स्टूडेंट रहे हैं, जिंदल इसके छात्र रहे हैं, उनकी जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। वो स्टूडेंट गवर्नमेंट के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं और छात्र नेता का सम्मान भी उस समय इनको मिला था। तो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, इनकी जो फैक्ट्री है ना, यहाँ पर आपको स्टील, लोहे के कई प्रोडक्ट्स निर्माण वाले देखे जा सकते हैं, हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे सरिया हो गया, स्टील एंगल हो गए, और बहुत सारे आइटम बनाते हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम स्टेट्स की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहला है परव शिक्षालय परियोजना। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? जो प्राइमरी छात्र हैं उनको खुले में पढ़ाया जाएगा, ओपन टॉट किया जाएगा। माँ की रसोई योजना, इसका संबंध भी पश्चिम बंगाल राज्य से है। इसमें जो गरीब हैं उनको 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा आशीर्वाद योजना स्टार्ट की गई। कोविड के दौरान बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, देश के जो बच्चे हैं, अनाथ हो गए, तो उनकी शिक्षा, उनका हेल्थ, उनका रख रखाव आशीर्वाद योजना के तहत कवर किया जाएगा। कर्नाटक राज्य के द्वारा जन स्पंदन योजना स्टार्ट की गई। इसमें जनता की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट है जन सेवक योजना। इसके तहत सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाने का लक्ष्य है। गुजरात राज्य के द्वारा गो ग्रीन योजना स्टार्ट की गई। इसके तहत जो भी इंडस्ट्रियल कर्मचारी हैं, जो औद्योगिक कर्मचारी हैं, उनको बैटरी से चलने वाली दोपहिया वाहन दी जाएगी और जो भी ये खरीदेंगे उनको छूट प्रदान की जाएगी, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। झारखंड राज्य के द्वारा सहाय योजना स्टार्ट की गई। सहाय योजना के तहत क्या है? जो माओवादी प्रभावित बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर युवा खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, पोषित किया जाएगा। झारखंड राज्य के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी स्टार्ट की गई। इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वो शिक्षा के लिए ऋण ले सके। किसी भी समय उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एसएससी का टारगेट बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है। 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, इसके लिए हमने 999 यानी केवल 999 रुपए में हमने आपके लिए बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया है रूट एप्लीकेशन में। ये ऑफर केवल 2 दिन तक ही वैलिड है, यानी आज 31 मार्च है,
आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आप कोड यूज करिएगा RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किस योजना के तहत की गई? कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की गई दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत। कौन सी योजना? दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की गई। अब ये कैप्टिव रोजगार पहल है क्या, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी स्किल दिया जाता है जो मार्केट के हिसाब से जो डिमांड में नहीं होता है, तो बहुत सारी स्किल हम आपको सिखाएंगे जिसमें जो डिमांड है वही आपको स्किल सिखाएं ताकि आपको मार्केट में जॉब मिल सके। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी इंडस्ट्री को कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति चाहिए और आप लोहे का काम कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो आपको क्यों अपॉइंट करेगा? तो आपको वही स्किल दी जाएगी जो कंपनी को रिक्वायर्ड है, जो मार्केट को रिक्वायर्ड है। तो भारत में जो रूरल अर्बन यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इनका नाम है गिरिराज सिंह, इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है और इस पहल के तहत 19 एम्प्लॉयर्स को इंक्लूड किया गया है ताकि वो लोगों को, ताकि वो सारे हमारे भारत के युवाओं को रोजगार दे सके। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? एक गतिशील और मांग संचालित स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना जो ग्रामीण गरीब युवाओं को क्या कर सके? परमानेंट प्लेसमेंट दे सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की। तो इसकी शुरुआत हुई है 2014 को 25 सितंबर में। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें जो 1/3 मेंबर होगा वो सारी महिलाएं होंगी। ये अनिवार्य रखा गया है। जून 2023 तक नासा कितने व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजने का प्लान बना रहा है? तो देखिए, जून 2023 तक 4 व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? नासा के द्वारा भेजा जाएगा। 4 व्यक्तियों को जून में भेजा जाना है। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी लगभग 2 महीने बाद ही भेजा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये 4 मार्टियस मंगल ग्रह पर नासा के जो मानव यहाँ पर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन चल रहा है, वहाँ पे पता लगाना कि वहाँ पे कैसी गतिविधि है, तो इसके लिए भेजा जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसा कि आपको पता नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये मंगल ग्रह को अच्छे से समझने के लिए ये मिशनों की योजना बना रही है। ठीक है, नासा की बात करेंगे दोस्तों, तो नासा की स्थापना हुई है 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई है और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 8। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने साइन किया है? Who has been signed as the brand ambassador of Star Sports? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी साइन किया है। दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स जो है वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अधीन आता है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने किससे अपॉइंट किया? रणवीर सिंह को अपॉइंट किया है। दोस्तों, इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जैसे कि MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये चैंपियनशिप आपको पता है जिसमें भारत ने अभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, हमारे भारत की महिलाओं ने। पेप्सी ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी मैंने आपको बताया था। प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है। दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का किस मार्ग पर परीक्षण किया गया? तो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है दिल्ली जयपुर। दिल्ली जयपुर के बीच में 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का यहां पर ट्रायल किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ाया गया है और इस ट्रेन का ट्रायल किया गया है, इसे मॉडिफाई किया गया है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली जयपुर रूट के बीच में चल रही है, उसको यहाँ पे क्या किया गया है? मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा इसको ऊंचा किया गया है। ठीक है, और भारत में एडवांस ट्रेन के लिए 11वां ये रूट हो सकती है।
दोस्तों परीक्षण पूरा होने के बाद 10 अप्रैल 2023 को इसका मार्ग पे परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। पहले ट्रेन धीमी चलाई जाएगी, स्लो स्पीड में चलाई जाएगी और फिर धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाया जाएगा। अभी दिल्ली और जयपुर के बीच में 4 घंटे 30 मिनट से अधिक का समय लगता है। जब इसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो और कम समय लगेगा। अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीद लिया है? हु हैज बॉट अमेरिका सिलिकॉन वैली बैंक? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो डूब गया, ठीक है, पूरी तरीके से ये डूब गया। तो इसको खरीदा किसने? तो इसको खरीदा है फर्स्ट सिटीजन बैंक। फर्स्ट सिटीजन बैंक अमेरिका का ही बैंक है जिसने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लिया है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है इसने किसे खरीदा है? सिलिकॉन वैली बैंक। दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक जो है अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था और ये क्या काम करता था? जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जितनी भी वेंचर कैपिटल कंपनी है, उनमें ये इन्वेस्ट करता था, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता था। सिलिकॉन वैली बैंक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और मार्च 2023 में इसकी खराब हालत की वजह से बंद घोषित कर दिया गया और इसका फायदा उठाया फर्स्ट सिटीजन बैंक ने और इसे खरीद लिया है। क्लियर है दोस्तों? फर्स्ट सिटीजन बैंक ने अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से इसे खरीदा है, ठीक है। अब देखिए बात यहां पे करें फर्स्ट सिटीजन बैंक की, जो कि 30वां सबसे बड़ा बैंक है अमेरिका का। क्लियर है? चलिए दोस्तों आज का ट्रिपल आर सीरीज आप सभी के सामने है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। आइए देखते सबसे पहला प्रश्न, किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? विच स्टेट गमोचा हैज गॉट द जीआई टैग? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है असम। असम राज्य के गमोचा जो गमछा होता है ना उसको जीआई टैग मिला है। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है, यानी सेम सेक्स मैरिज के लॉ पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका में। विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो विजय दिवस है 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम राज्य में इसको स्टार्ट किया गया है गरीबों के लिए। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे, आपका टेस्ट लेने वाले हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। एनपीसीआई ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर कितने प्रतिशत तक का इंटरचेंज चार्ज लगाया है? तो कल आपको मैंने बताया था मैक्सिमम 1.1% लगेगा, ये मर्चेंट को लगेगा। किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये राज्य जो है मेघालय, क्या असम? असम राज्य का है, मैंने आपको बताया था कल, असम राज्य का। किसे एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी सीईओ बनाया गया है? तो यह है प्रणव हरिदासन। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यह है स्पेन। Which IIT researchers have developed a pocket-friendly device to detect adulteration in milk? यानी जो मिलावट है दूध में पता लगाने के लिए IIT मद्रास ने इस डिवाइस को डेवलप किया है। किस देश ने मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तो यह है तंजानिया। आलिया मीर का संबंध किस यूटी से है जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू एंड कश्मीर से। मनमीत कोलन किस देश में पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो कल आपको बताया था अमेरिका। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप सुबह 6 बजे लाइव लाएं ताकि सभी मिलकर के पढ़ सके। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स कभी नहीं मिलता है तो आप बस सर्च करें करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, तो आपको मिल जाएगा। आप राजा गुप्ता भी सर्च कर सकते हैं। हाल ही में इनोसेंट वरीद थेक्केथला का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये मलयालम अभिनेता थे और पूर्व लोकसभा सांसद थे। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? तो ये बैंक है एसबीआई। दोस्तों आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में हम प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेतु बंध। तो देखिए इसे प्रवर सेन द्वितीय ने लिखा है।
पंचतंत्र बहुत ही फेमस बुक है, आपने तो पढ़ी होगी, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। प्रेम वाटिका की बात करें तो रसखान ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है मृक्षकटिकम, मिट्टी का खिलौना, तो ये शूद्रक ने लिखा है। ठीक है। कामसूत्र, इसे किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। जीमूतवाहन ने कौन सा लिखा है? दाय भाग। नेचुरल हिस्ट्री, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के बहुत सारे एग्जाम में प्लिनी ने लिखा है। नेक्स्ट है दांडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक दश कुमार चरितम। अवंती सुंदरी, अशोक घोष के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? बुद्ध चरितम। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा अमर कोश को अमर सिंह ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही जरूरी हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या बताया गया है? भारत के सीएजी के बारे में बताया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रेजेंट में जीसी मुर्मू जी भारत के सीएजी हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 163, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के कार्यों की सहायता के लिए, उसको सजेशन देने के लिए राज्य में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो उसको क्या करेगा? राज्यपाल को सुझाव देगा, और उसका शीर्ष कौन कहलाएगा? चीफ मिनिस्टर होगा। राज्यपाल स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, ये बात भी लिखी हुई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 169, तो इसमें क्या बताया गया है? क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्य में विधान परिषद का अगर हमें रचना करना है, उसे समाप्त करना है, ये विधानसभा ही कर सकती है। विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भारत में जो तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना, यहाँ पर बिहार है, तो भारत में विधान परिषद जो है कई जगहों पर है और कई जगहों पर नहीं। भारत के टोटल 6 राज्यों पर है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्बका, जैसे आप याद रखना, अब जम्मू कश्मीर नहीं है तो जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यहाँ पर आप तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, और यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आर्टिकल 213 को देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 213 में क्या लिखा हुआ है? यह है ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति। अध्यादेश, जब कभी भी सत्र नहीं चल रहा होता है, तो विधायिका का सत्र नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, अध्यादेश को पास कर सकता है, और यही 123 में लिखा है राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 214 में क्या लिखा गया है? हर एक स्टेट में हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, आर्टिकल 214 में लिखा है। आर्टिकल 226 में क्या लिखा हुआ है? इसमें हाई कोर्ट की पावर के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को अनिवार्य करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स पे खिलाफ अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठता है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो रिट जारी करने की शक्ति 226 में बताई गई है। 233 में क्या बताया गया है? जिला न्यायाधीश, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 239 में क्या बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन होगा, जो प्रशासन होगा, किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा, और वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी भी राज्य के राज्यपाल को इस प्रशासन का दायित्व भी सौंप सकता है। आर्टिकल 243 में क्या बात कही गई है? तो इसमें बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें पंचायत और नगर पालिका का यहाँ पर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन, उसका आरक्षण, प्राधिकार, शक्तियाँ, ये सब इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 245 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 245 में बताया गया है कि संसद पूरे देश में या उसके किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में राज्य विधान पालिका अपने राज्य या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट है 248, तो यहां पर बताया गया है रेसिड्यूरी पावर्स के बारे में, अवशिष्ट शक्तियां के बारे में। तो अवशिष्ट शक्तियां में बहुत सारे पावर्स हो सकते हैं जिसको डिफाइन नहीं किया गया है। जो शेड्यूल 7 है उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट, यूनियन और सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और एक होती है रेसिड्यूरी लिस्ट, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? पार्लियामेंट के पास होंगी, संसद के पास होंगी। दोस्तों 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का अब मैं लूंगा आपका टेस्ट, आइए देखते हैं।
एशियाई हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट है, हीरालाल शास्त्री किस राज्य के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे? तो आपको मैंने पढ़ाया राजस्थान। राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी है जैसलमेर। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001 में की गई थी। मां की रसोई योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका संबंध वेस्ट बंगाल से है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2014 में। नासा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1958 में। जियो सिनेमा के द्वारा अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। कादम्बरी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है बाण भट्ट। क्या नाम है इनका? बाण भट्ट। आज का सवाल है दोस्तों, एशियाई हॉकी महासंघ ने किसे 2 साल के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में कल की जो इमेज मैंने आपको दी थी वो बजरंग पूनिया की दी थी, ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको लगाया हुआ है। रूपम कुमारी, इन्होंने इनके बारे में बताया है। राजपूत 1366 ने इन्होंने भी बताया है। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है मैं केवल 30 मिनट्स में पूरा करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट कराता हूँ। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस व्यक्ति की है। आपको इनके बारे में 5 लाइन लिखनी है, ये फेमस पर्सनालिटी कौन है और इनके बारे में आपको बताना है। काम की बात यह है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुछ वैकेंसी निकाली गई थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आप जा करके विजिट करके देख सकते हैं। 6 मार्च को ये वैकेंसी निकली थी और आज इसका लास्ट डेट है। अगर आपकी काम की वैकेंसी है पढ़ लीजिए, भर लीजिएगा, क्योंकि आपको केवल एक ही सीट चाहिए अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। दोस्तों 30 मार्च का रिजल्ट हमारे पास है। एस फौजदार, ऋतिक कुमार, कृष्ण कुमार, वैष्णवी तनवर और तुलसी नायक यहाँ पे टॉपर रहे हैं। आपको इसकी जो पीडीएफ है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दी जाती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवाई जाती है। आप इसको डाउनलोड करें और वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर ले, जहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपके जो अच्छे और बैड कमेंट से दोनों बताना। और ये क्लास आपकी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको भी पता है 30 मिनट्स आपको पढ़ाना, इतना सारा कंटेंट कवर कराना एक अपने आप में चैलेंज होता है। अगर आपको वाकई अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ सीखा है तो ज़रूर बताइए अपने सारे दोस्तों को कि आप कैसे पढ़ रहे हैं इतना कम समय में, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाज़त दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराइएगा और इस जो मुहिम है, क्रांति है, उस पर भी आप अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।